एक बार फिर भाग 9वां, और ये कहानी का आखिरी भाग भी हो सकता है। अगर आपको कहानी और सुननी हो तो 10वां भाग भी मैं लेकर आ सकती हूँ। भाग 8वें में आपने सुना कि प्रिया शेखर को कहती है कि अगर वो सच में उसे प्यार करता है तो उसे छोड़ दे, नहीं तो वो जान दे देंगी। वो चुपचाप चला जाता है। उसे कविता से पता चलता है कि वो अमेरिका चला गया है। अब आगे उसने शेखर को फ़ोन मिलाया पर उसने नहीं उठाया। वह गहरी सोच में डूब गई। उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह मैं ही हूँ। न मैं उस दिन उससे झगड़ा करती, न वो परेशान होता। मैंने भी कह दिया कि मैं खुद को कुछ कर लूँगी। मैं क्या इतनी कमज़ोर हूँ? उसे तो मैं और तरीके से भी रोक सकती थी। मैं भी पागल हूँ, किसी और का गुस्सा उस पर उतार दिया, पर वो भी तो कम इरिटेटिंग नहीं है, इसलिए इतना कुछ बोल गई। अब तो बहुत उदास थी। जिंदगी भी अजीब है, किसी इंसान की किस्मत में अकेलेपन के सिवा कुछ नहीं होता। खैर जो भी हो, चल प्रिया, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। तैयार होने लगी। बॉटल ग्रीन कलर की भागलपुरी साड़ी विद मशरूम शेड पहनकर अपने लंबे बालों को ढीला जूड़ा बनाया। काली बिंदी लगाकर शीशे में देखा तो फिर शेखर याद आ गया। उसकी बातें याद करके उसके होठों पर मुस्कुराहट आकर फिर गायब हो गई। गाड़ी निकाली और चल दी। उसने म्यूजिक ऑन कर दिया। ऑफिस पहुंचकर पेंडिंग काम निपटा कर बैठ गई। लंच टाइम में ऑफिस में सब आपस में बात करने लगे तो वो भी वहाँ जाकर बैठ गई। एक ने कहा, मैम आप कब शादी कर रही है? हम तो इंतज़ार कर रहे हैं पार्टी का। क्यों, शादी ही सब कुछ होती है? वो फीकी हंसी हंस दी। तब तक कंचन बोली, मैम यू आर राइट, शादी सब कुछ नहीं होती पर बहुत कुछ होती भी है। सब जोर से हंस पड़े। अरे मैम, अपना गुस्सा निकालने के लिए पर्सनल पंचिंग बैग मिल जाता है, कंचन ने हंसते हुए कहा। मैम मैंने तो डिसाइड किया है कि आपकी शादी में मैं लहंगा पहनूंगी, फिर तो तुम्हारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। वो वहाँ से उठकर खड़ी हो गई। शाम को घर पहुंचकर उसने चाय बनाई। मालती खाना बना रही थी। एक कप मालती को देकर चुपचाप चाय पीने लगी। मालती खाना बना कर गई तो वह अलसाई हुई बाहर बैठ गई। उसने दी को फ़ोन मिलाया। हेलो दी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? आप तो भूल ही गए कि आपकी एक छोटी बहन भी है। तू तो मेरे बच्चों से पहले है, पगली लड़की। वैसे भी तो तू इस दुनिया में मेरा पीछा करते हुए आई है। दी हंस पड़ी। हम दोनों इनसे पहले साथ थे और हमेशा साथ रहेंगे, दी कहते हुए इमोशनल हो गई। प्रिया, मेरे मायके में तेरे अलावा है ही क्या? मेरा सबसे प्रीशियस जेमस्टोन। लव यू मेरी जान। एक बहुत बड़ी जादू की झप्पी भेज रही हूँ तेरे लिए। तू आई क्यों नहीं बहुत दिनों से? मैं तो आ जाती हूँ दी, आप मेरे पास कहाँ आते हो? बच्चों को लेकर कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाओ ना। बच्चे यहाँ से स्कूल चले जाएंगे। मैं बहुत अकेली हूँ। वो फ़ोन पर सुबक पड़ी। अच्छा तू चुप हो जा, मैं माँ जी से पूछकर तुझे बताती हूँ। दी बच्चों को लेकर आना। ओके, उसने फ़ोन रख दिया। सच में दी अगले दिन शाम को दोनों बच्चों को लेकर पहुंच गई। उसके सुने घर में तो मानो बाहर आ गई थी। दोनों बच्चे मासी से चिपक गए। वो बच्चों के लिए खाने पीने का बहुत सारी चीज़ें खरीद कर ले आई थी। मम्मी मैं तो मासी के घर ही रहूँगा। 7 साल का गुन्नू मासी के गले में झूल गया। मम्मा मासी आपसे अच्छी है। तब तक चीनू भी उसके करीब आ गई। मासी, मैं भी उसे दोनों को गले लगाकर उनका माथा चूम लिया। ठीक है दी, ये दोनों मासी के पास रहेंगे। दी मुस्कुराते हुए प्यार से तीनों को देखने लगी। डिनर करने के बाद बच्चे टीवी देखने लगे तो दोनों बहनें बाहर आकर बैठ गई। तुमने आगे क्या सोचा है? किस बारे में? अरे मैं शादी की बात कर रही हूँ। कुछ नहीं, क्या सोचना? वो हंसती। किसी न किसी का साथ ज़रूरी है। जिंदगी बहुत लंबी है, कब तक अकेली रहूँगी? मैंने 1-2 लड़के देखे हैं, अच्छे खानदान के हैं। मिल लो, तुम्हें कोई पसंद आए तो फिर देखते हैं। वो चुपचाप सुनती रही।
कुछ नहीं बोली। इतने में दी के आगे पड़ा हुआ उसका फ़ोन बज उठा। उस पर शेखर का नाम देख दी ने उसकी तरफ देखा। ये शेखर कौन है जो इतनी रात में तुम्हें फ़ोन कर रहा है? तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो क्या? देखो, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। तब तक फ़ोन में 2 मिस कॉल हो चुकी थी। प्रिया ने दी की तरफ देखा। कोई नहीं, ऑफिस में कोई है। ऑफिस वाला? कोई इतनी रात को क्यों फ़ोन करेगा? तीसरी बार कॉल आई तो दी ने फ़ोन उठाया। दी ने फ़ोन पर हेलो नहीं कहा, फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। हेलो, कल तुम्हारा फ़ोन आया था, मैं ले नहीं पाया, बिजी था। दी ने उसे इशारा किया। बात करो। प्रिया घबरा गई। उसने फ़ोन उठा लिया। वो उठकर खड़ी हो गई, फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। हेलो, कल तुम्हारा फ़ोन आया था, ले नहीं पाया, बिजी था। दी ने उसे इशारा किया। बात करो। प्रिया घबरा गई। उसने फ़ोन उठा लिया। वो उठकर खड़ी हो गई, फ़ोन स्पीकर ही था। हेलो, मैं प्रिया की बड़ी दी बोल रही हूँ। हेलो दीदी, आप मुझे नहीं जानती है, मैं शेखर हूँ। प्रिया कहाँ है? रुको, अभी बात कराती हूँ। दी ने प्रिया को आंखें दिखाई। हेलो, मुझे पता चला कि आपका एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, हुआ था, पर अब मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, ख्याल रखिएगा। उसने झटपट फ़ोन ऑफ कर दिया। बड़ा ख्याल रखने की बात हो रही थी। वैसे ये शेखर है कौन? दी, शेखर कविता का देवर है। कौन कविता? वो तुम्हारी फ्रेंड? हाँ। मुझे बताओ, कौन है ये? फैमिली वगैरह कहाँ रहती है? दी, वो शेखर वाधवा है जहाँ कविता रहती है, वही उसके बगल में घर है। वो और कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाहती थी, पर दी तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई। दी, उसका पूरा नाम राजशेखर वाधवा है, वाधवा ग्रुप्स का सीईओ। वो तो वाधवा ग्रुप्स वाले सीपीओ वाधवा का बेटा है। अब प्रिया चुप नहीं रह सकी। उसने दी को सब कुछ बता दिया। दी सोच में डूब गई। प्रिया, वो तो बहुत बड़े लोग हैं, जानती हो ना? इसलिए दी, मैंने उसे मना कर दिया। अगर मना किया था तो फिर फ़ोन क्यों किया? तुम कोई बच्ची तो नहीं हो, या फिर कुछ और है जो तुम मुझसे छिपा रही हो? नहीं दी, कुछ और नहीं है। ला फिर मुझे फ़ोन दे दे। ऐसा डांटूंगी कि फ़ोन करना भूल जाएगा। वो क्या सोच रहा है कि तुम अकेली हो? नहीं दी, रहने दीजिए, मैं अब उससे बात नहीं करूँगी। दी को सारा माजरा समझ आ गया था। अच्छा लाओ, इसका नंबर दो मुझे, इससे बात करनी है। ओह दीदी, आप क्या बात करेंगी उससे? अच्छा फ़ोन दो तो सही। दी ने ज़बरदस्ती फ़ोन लेकर वापस मिलाया। अब प्रिया डर गई। ओह गॉड, वो तो एक नंबर का लफंगा है, कहीं मुझे समझकर दी से अनाप शनाप न बोल दे। दी उसे एक तरफ खड़े रहने का इशारा करके फ़ोन मिलाने लगी। प्रिया दी के गुस्से से वाकिफ थी, इसलिए वहीं पर खड़ी हो गई। फ़ोन पर बातें करते हुए टहल रही थी। प्रिया बेचैन होकर चुपचाप खड़ी थी। यही कोई 5 मिनट बाद दी आ गई। डर के मारे प्रिया का गला सूख रहा था। दी ने उसकी तरफ देखा। मैंने उसे अपने घर पर बुलाया है, नेक्स्ट मंथ जब वापस आएगा तब। पर दी, आपने क्यों? देखो तो सही कि कैसा इंसान है। पर दी, मुझे तुम तो चुप ही रहो। अपनी ज़िंदगी का सत्यानाश करके रख दिया है। दुनियादारी की ज़रा भी समझ नहीं है। क्लास 1 पोस्ट पर बैठी हो और अकल घुटने पर है। कोई भी बात थी तो सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था ना। माँ नहीं है तो तुमने सोचा कि बस अपनी मनमर्जी करेंगी। दी उठकर अंदर चली गई। वो बैठकर सोचने लगी, उसने पता नहीं ऐसा क्या कह दिया जो दी इतने गुस्से में थी। मैंने दी को नाराज़ कर दिया। फ़ोन करूँ उससे, पूछूँ? वो तो है ही बकवास बंदा। नहीं, फ़ोन किया तो फिर से ज़्यादा ही परेशान करने लगेगा। अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए तैयार होने लगी तो दी उसके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। मालती दूसरे काम निपटा रही थी। दी के गले लगकर दी को सॉरी बोला। उसका पफी फेस देख दी हंस पड़ी। चल नाश्ता कर ले। दी, बच्चों को स्कूल से आप ले आऊँगे। दी के हाँ कहने पर वो रास्ते में बच्चों को स्कूल छोड़कर ऑफिस चली गई। जब घर आई तो दी नॉर्मल थी। तब उसकी जान में जान आई। दी 4 दिन उसके पास रहकर वापस चली गई। प्रिया ने शेखर को फ़ोन नहीं किया।
न उसका फ़ोन आया। जब बात खत्म हो गई है तो दी क्या बात करेंगी। एक दिन दी का फ़ोन आया, प्रिया सैटरडे शाम को यहाँ आ जाओ, संडे को मेरे पास रुकूंगी। संडे को मैंने शेखर को बुलाया है, पर दी मैं आकर क्या करूँगी, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। बेचारी प्रिया डरते हुए सैटरडे शाम को पहुँच गई। डिनर के बाद दी ने उससे कहा कल दिन में शेखर आ रहा है, पर दी पर वो कुछ नहीं, तुम पहले ही अपने लिए बहुत अच्छा कर चुकी हो, अब भगवान के लिए चुप रहना। संडे को दी ने उसे बहुत ऑर्डर दे दिया, अच्छे से तैयार हो जाओ। वो तुनक गई, तैयार क्यों होना है, जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। दी ने बहुत तैयारियां कर रखी थी। प्रिया देख रही थी, उसे आश्चर्य हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका रिश्ता पक्का होने वाला है। ये दी भी ना बड़ी अजीब है, उस बेकार आदमी के लिए खुद भी इतना तैयार हो रही है और मुझे भी तैयार होने को कह रही है। तैयार होकर ही बेहद खूबसूरत लग रही थी। कांजीवरम की ग्रीन और रेड गोल्ड जरी बॉर्डर की साड़ी उन पर बहुत खिल रही थी। दी आप बहुत सुंदर लग रही है। दी आप ये ग्रीन साड़ी मुझे पहनने देती, ये क्या मुझे पीली साड़ी पहना दी। हाय प्रिया कितनी खूबसूरत लग रही है। दी ने उसकी बलैया ले ली। इतने में बाहर दो गाड़ियां आकर रुकी। जो लोग अंदर आए उसमें शेखर, उसकी मम्मी पापा, दादी, कविता और उसकी फैमिली थे। दी और जीजाजी ने आगे बढ़कर उनका वेलकम किया। प्रिया ने पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इतने सारे लोग। दी ने आँख से इशारा किया कि सब बड़ों के पैर छुओ। उसे पैर छूते हुए बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। मन ही मन दी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। शेखर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था पर मजबूरी थी। शेखर की दीदी ने बड़े प्यार से उसे अपने बगल में बैठा दिया और बड़े प्यार से उसे देखते हुए बोली, बेटा इस नालायक से शादी करूंगी। प्रिया आश्चर्य से सबको देखने लगी। सब हंस रहे थे और प्रिया उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। लड़का और लड़की को आपस में बातें तो करने दो। शेखर 1 महीने के बाद लौटा है। बेटा शेखर 1 महीने के बाद आज ही मिल रहे हो प्रिया से। जी दादी। शेखर उसे देखते हुए मुस्कुराया। होंगे तुम्हारे माँ बाप मॉडर्न, मैं तो पुराने ख्याल की हूँ। जरा लड़का लड़की को आपस में बात करने दो। जाओ बेटा, दादी ने प्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। कविता उठकर प्रिया के पीछे जाने लगी तो दादी ने उसे डांट कर बैठा दिया। वो दोनों बाहर आ गए। प्रिया असमंजस में थी। क्या सोच रही हो, क्या है ये सब? प्रिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, जीते जागते सबूत लाया हूँ तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम्हें यूज़ एंड थ्रो वर्ड से बहुत प्यार है ना, बार बार कहती हो ना। इस बात को तुम्हारे दिमाग से निकालने के लिए कई लोग ज़िंदगी भर साथ रहकर प्यार नहीं करते। कुछ लोग थोड़े से वक्त में पूरी ज़िंदगी बना जाते हैं। तुमसे तुम्हारी सादगी से इश्क हुआ है और यकीन करो पूरी ज़िंदगी निभाऊंगा। विल यू मैरी मी प्रिया? प्रिया के गाल लाल हो उठे। इस सब से दी भी आपके साथ थी। शुक्र है दीदी तुम्हारे जैसी अमीरी गरीब तुम्हारी सो कॉल्ड सिंपल लोगों वाली थ्योरी से अपसेट नहीं है। तुमने क्या सोचा? दीदी से सिर्फ उस दिन तुम्हारे सामने ही बात हुई थी। बंदा भाभी के साथ दीदी घर आके जा चुका है। वो मुस्कुराया। अगर ये सब करना ही था तो आप अमेरिका क्यों गए? मैडम अमेरिका ही नहीं ब्रिटेन भी गया था। क्यों? योर हाइनेस से कैसे बात करनी है ये सीखने। वो हंसते हुए बोला, अभी तो तुम्हें मेरी नीयत पर शक है। चलो अंदर चलते हैं। ज़्यादा देर अगर तुम मेरे साथ रही तो कहीं मना ही न कर दो। तो मैंने हाँ ही किया कब? दीदी को बुला लेता हूँ, उसके सामने ना कर दो। वो अंदर जाते हुए बोला। अंदर बेहद खुशी का माहौल था। प्रिया को देखते हुए शेखर की माँ बोली, पहली बार इसने कोई काम ठीक से किया है। बेटा तुम्हें ये कैसे पसंद आया? ये तो हमें ही इतने सालों से कभी पसंद नहीं आया। बेटा तुम्हें ये कैसे पसंद आया? ये तो हमें ही इतने सालों से कभी पसंद नहीं आया। उसके पापा हंसते हुए बोले, चलो अभी तो बातचीत फाइनल कर रहे हैं।
रोका कब करना है? पंडित जी से डेट निकलवा देंगे। अगर शादी जल्दी हो तो आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं जी, हमें कैसी परेशानी होगी? जीजाजी की माँ ने हाथ जोड़कर कहा। शेखर ने प्रिया की तरफ देखा तो उसने नज़रें झुका ली। जब वो लोग गए तो प्रिया दी से पूछने लगी, मुझसे बिना पूछे आपने मेरा रिश्ता इस इंसान के साथ तय कर दिया? क्या कमी है इसमें, बताओ ज़रा। वो बहुत बदतमीज़ है, मेरे साथ उसने बहुत अच्छे से बात की। दी ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो जब मैंने उससे बात की थी तो उसने क्या कहा था? दीदी, मेरा कसूर मेरी अमीरी है और मैं सब कुछ छोड़ भी दूँ तो वो मेरे मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा? और मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ। अब बताओ वो लड़का कैसे बुरा हो सकता है? प्रिया, एक बार फिर सच्चा प्यार लौटकर तुम्हारी चौखट पर आया है, उसे मत जाने दो, बाकी तुम्हारी मर्जी। प्रिया दी के गले लग गई। दी, इस बार आपने चुना है तो बस अब मैं खुद को आपके हवाले कर दिया है। तो ठीक है, फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? दी ने उसके माथे को चूम लिया